Hello everyone, welcome to Prakash Nursing Academy. So in this video today we will discuss about Nursing Foundation 2 का हमारा यूनिट नंबर 10 है सेंसरी नीड. उसे आज हम लोग वन शॉट में देखेंगे. हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस, जो चाहे आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, यही सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी और क्वेश्चन यहीं से आएगा. लास्ट में मैं ये भी डिस्कस करूँगी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है, कितने मार्क्स में यहाँ से इस टॉपिक से पूछ सकता है और कैसे आपको लिखना है. इससे पहले ये तो हमारा ये इजी चैप्टर है, इसे हम लोग बहुत जल्द ख़त्म करेंगे. लेकिन इससे पहले जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, जो कि 20 आवर का टॉपिक था, इसी में हम लोग कैसे इंजेक्शन लगाते हैं, कैनुला लगाते हैं, सारा चीज़ हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में वन शॉट, जो कि 2 आवर से कम ही होगा, 20 आवर के टॉपिक हम लोगों ने 2 आवर से कम में डिस्कस किया था. इसके बाद फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, ये कंपनसेटरी इनकम्पनसेटरी क्या होता है, सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था. ऑक्सीजनेशन नीड भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, ये सारी चीज़ थोड़ा वास्ट और इम्पॉर्टेंट था जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. नर्सिंग फाउंडेशन 1 भी हमारा अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस ख़त्म है. सो जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हो. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपना सिलेबस आप क्लियर रखिए और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि क्वेश्चन सिलेबस से ही, जब से सिलेबस रिड्यूस हुआ है, क्वेश्चन हमारे सिलेबस से ही आता है. अगर सिलेबस से पहले भी मैं बताई कि अगर आउट ऑफ सिलेबस आता है तो हम लोगों के पास ऐसा राइट्स है कि हम लोग यूनिवर्सिटी पे केस कर सकते हैं, जिसके वजह से उस क्वेश्चन का मतलब हमें मार्क्स ऐसे ही मिल जाते हैं. मीन्स कि हमें, अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट है तो एग्ज़ाम में कोई टेंशन नहीं है. साथ ही साथ मैं बता देती हूँ कि इंपॉर्टेंट कौन सा और कितने मार्क्स में पूछता है. तो बस ये उनके लिए था जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हेल्प ले सकते हैं मेरी वीडियो से, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी. सो सेंसरी नीड आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि ये थोड़ा सा टॉपिक रिलेटेड है एनाटॉमी फिजियोलॉजी से. हमें फंडामेंटल में क्यों पढ़ने को मिला? तो देखिए, फंडामेंटल में इसलिए आपको पढ़ने के लिए मिला क्योंकि इसमें केयर हम लोग देखते हैं ज़्यादातर, कैसे हम लोग केयर करेंगे पेशेंट को, प्रोसीजर ये सब देखते हैं. लेकिन सेंसरी नीड में कई बार आपको अनकॉन्शियस पेशेंट जो मिलते हैं, जो नहीं अच्छे से बात कर पाते हैं, मतलब वो सेंसरी स्टिमुलाई को लेकर रिस्पॉन्सिव नहीं रहते, तो उनको आपको कैसे उनके साथ बात करना है, कैसे उनको केयर देना है, ऐसे उनकी कंडीशन होती क्यों है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ना होगा. तो चलिए देखते हैं. पहले हमें देखना है सेंसरी नीड का इंट्रोडक्शन, इसके बाद कंपोनेंट देख लेंगे. तो सेंसरी मीन्स क्या, कि कोई स्टिमुलाई हमारे बॉडी में आता है और वो सेंस हमारे ब्रेन तक जाता है. तो इस चैप्टर में आप बस इतना ही पढ़ोगे कि कैसे रिसेप्टर या फिर ऑर्गन्स के थ्रू हमारे ये ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जा रहा है. मोटर का इसमें कोई रोल नहीं है, सिर्फ हम लोग सेंसरी पढ़ेंगे. So sensory refer to the experiences and perception that arise from the stimulation of our senses. कोई भी स्टिमुलस, जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ तो एक तरह से स्टिमुलस ही हुआ, और आपका जो ऑर्गन ये ईयर है उसको सुन के आपके ब्रेन तक एक्सपीरियंस करवा रहा है, तो इसी को हम लोग सेंसरी बोलेंगे. आवर सेंसेस प्ले क्रूशियल रोल अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंडर्स. आपके आसपास क्या हो रहा है आप सेंस के थ्रू ही जान पाते हो. तो 5 स्पेशल सेंस है ह्यूमन बॉडी का. एक ऑल्फैक्शन हो गया, जेस्टेशन जो टेस्ट कर पाते हैं. इसके बाद टैक्टाइल, जो स्किन के थ्रू, रिसेप्टर्स जो है उसके थ्रू हम लोग किसी चीज़ को गर्म है ठंडा है ये सब पता कर पाते हैं. विजन हो गया जो देखकर, और हियरिंग, ये सारे हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स है जिससे हम लोग किसी भी बातों को सेंस कर पाते हैं. कंपोनेंट क्या है, कैसे कैसे सेंसरी एक्सपीरियंस हमारे ब्रेन तक जा रहा है. तो सबसे पहले रिसेप्शन मीन्स कि जो ये रिसेप्शन प्रोसेस एक्टिवेटिंग सेंसरी रिसेप्टर बाय स्टिमुलाई. हमारे ये जो जैसे स्किन है हमारा, इस पर कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं, तभी हम लोग अगर किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे रखे हाथ तो हम लोग हटाते हैं. मीन्स कि ये एक तरह से रिसेप्शन हो रहा है. कन्वर्टिंग सेंसरी सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द सेंसरी न्यूरॉन. जो भी सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं हमारा यहाँ पे जो भी सेंसरी है, जैसे कि ट्राइजेमिनल हो गया, जो क्रेनियल नर्व है, ये हमारे यहाँ से टैक्टाइल ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ये पहले तो सेंसरी सिग्नल लिया कि हाँ ये गर्म ऑब्जेक्ट है, और तब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है, तब हमारे ब्रेन तक जाता है. तो ये हो गया रिसेप्शन, की रिसेप्टर के थ्रू जो टच करके इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को पता चल रहा है. परसेप्शन क्या है, जो हमारे पास आई है, हियरिंग है, उसके थ्रू जो न्यूरोफिजियोलॉजिकल
प्रोसेस हो रही है। सेंसरी परसेप्शन इज द प्रोसेस परफॉर्मिंग द न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस। किसके थ्रू? जो ऑर्गन, जैसे कि हियरिंग हो गया, विजन हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल के थ्रू एंड सो ऑन। इसके थ्रू जो न्यूरोफिजियोलॉजिकल हो रहा है, हम लोग परसीव कर पा रहे हैं, सोच समझ पा रहे हैं, ये परसेप्शन के प्रोसेस है। अब इनके थ्रू एक तो रिसेप्टर के थ्रू गया, ये ऑर्गन्स के थ्रू, हियरिंग, विजन, ये सारे के थ्रू परसीव किए हम लोग, और फिर क्या होता है, हमारे ब्रेन में जाता है। तो ये रिएक्शन क्या है, मतलब सोच, थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं कि मतलब आया क्या, जैसे कि हम आप सुन रहे हैं, तो थोड़ा जो सोच रहे हैं वो रिएक्शन हो गया। ड्यूरिंग द सब्जेक्ट अटेंशन डायरेक्ट टू द स्टिमुलस, रिस्पॉन्स से जो पहले, क्योंकि रिस्पॉन्स हमें इसमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें कैसे सेंसरी हमारे ब्रेन तक गया, अगर अगर रिस्पॉन्स दिए तो वो मोटर हो जाएगी। जैसे सेंसेस हमारे ब्रेन में गई और उसको पहले ये रिसेप्टर और परसीव करके आप सोच समझ के ले गए, और तब जो है वो कुछ देर हमारा ब्रेन इसके बारे में सोचेगा और ये रिस्पॉन्स देता है। हालांकि ये बहुत कम देर में ये सोच लेता है, लेकिन रिएक्शन होती है। टू ऑब्जर्व वेल स्टिमुलस एंड देन मेक रिस्पॉन्स, मतलब रिस्पॉन्स देने से पहले जो हम लोग सोचते हैं उसके बारे में, स्टिमुलस के बारे में कि कैसा स्टिमुलस है, उसको हम लोग रिएक्शन बोलते हैं। तो ये जो सेंसरी का कंपोनेंट था, बस इतना ही कि रिसेप्टर और जो ऑर्गन से परसीव करना और फिर रिएक्ट करना, रिएक्शन मतलब रिएक्ट कर, रिस्पॉन्स देने से पहले जो हम लोग के ब्रेन में हुआ वही सेंसेशन है। जब इतना कर लेते हैं तब हम लोग कोई मोटर रिस्पॉन्स दे पाते हैं। वैसे सबको पता होना चाहिए कि बीएससी नर्सिंग का ये सिलेबस वाला सेमेस्टर, जो सेकंड सेमेस्टर का नर्सिंग फाउंडेशन 2 है, उसका सिलेबस है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। सो कंपोनेंट ये हम लोग पढ़ लिए, एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट था। अराउजल मैकेनिज्म आता है एग्जाम में, ये क्या है? ये जो है अराउजल मैकेनिज्म, अराउजल मतलब हम लोग जो हमेशा अलर्ट रहते हैं, वेकफुलनेस, हम लोग ये काम जो कर पाते हैं, वो एराउजल मैकेनिज्म ही है। एराउजल मैकेनिज्म रेफर टू फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस, जो कि रेगुलेट करता है पर्सन लेवल ऑफ वेकफुलनेस, जैसे कि अलर्टनेस हो गया, रिस्पॉन्सिव टू स्टिमुलाई। कोई भी स्टिमुलाई आपको मिल रहा है, आप पढ़ पा रहे हो, जगे रह पा रहे हो, मतलब हमेशा अपने सराउंडिंग से अवेयर रह रहे हो, तो ये एराउजल मैकेनिज्म होता है। एराउजल मैकेनिज्म रास से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाती है, जो कि आप सोचेंगे कि सिलेबस में नहीं है तो ये आ गया, लेकिन अराउजल मैकेनिज्म रास के थ्रू ही काम करता है। जब भी अगर रास मीन्स की रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम भी अगर कभी आपके एग्जाम में आ जाए, तो आपको इसी तरह से लिखना होगा। तो ये क्या है? एराउजल इज द स्टेट ऑफ बीइंग अवेक अलर्ट इन्वॉल्विंग एक्टिवेशन ब्रेन असेंडिंग रेटिकुलर सिस्टम। अराउजल मैकेनिज्म रास सिस्टम से ही कोरिलेटिव है। जैसे ये हमारे पास ब्रेन हो गया, ब्रेन में यहाँ पे ब्रेन स्टेम है, यहाँ पे रेटिकुलर सिस्टम होता है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये जो नीचे स्पाइनल कोड से हमारा इंफॉर्मेशन जा रहा है, और ये इधर जो भी हम लोग देख, क्योंकि हमारे सेरेब्रम में ही सारी चीज़ें हैं, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, ये सारी चीज़ों से देख पाते हैं, सुन पाते हैं, फ्रंटल से हम लोग सोच पाते हैं। तो ये जो सोच पाते हैं, ये रेटिकुलर जो सिस्टम असेंडिंग बोला जा रहा है, ये थोड़ा सा एनाटॉमी का है तो हो सकता है डिफ़िकल्ट हो, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि असेंडिंग मतलब कि असेंडिंग का मतलब ही होता है कि सेंसेस ऊपर लेके जाना। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम रहता है ब्रेन स्टेम में। ये स्पाइनल कोड से जो भी नर्व्स हैं वो लेके गए इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे जो लोब्स है इधर ही हम लोग यहाँ देख पाते हैं, सुन पाते हैं, सोच पाते हैं। तो रेटिकुलर सिस्टम मीन्स कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन यही ले जाता है, जिसकी वजह से हम लोग जितने भी सेंसरी वाले काम है, अलर्ट रहना, ओरिएंटेड रहना टाइम पर्सन से, ये सारी चीज़ें रह पाते हैं। तो रास का इंपॉर्टेंट रोल है सेंसरी इन्फॉर्मेशन में। ये कहाँ रहता है ब्रेन में, वो भी मैं आपको दिखा। इंपॉर्टेंस क्या है रास का या फिर अराउजल मैकेनिज्म का? तो ये रेगुलेट करता है कॉन्शियसनेस एंड अलर्टनेस को, मतलब हम लोग कॉन्शियस टाइम पर्सन पहले से जो ओरिएंट रह पाते हैं, अलर्ट रह पाते हैं, ये इसी के वजह से होता है, क्योंकि यही हमारे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन ले जाता है। और क्या है? मोटिवेटिंग बिहेवियर, जैसे कि आपको भूख लगता है या फिर प्यास लगती है, जो कि बेसिक नीड है, या फिर आपको पढ़ने की ही मोटिवेशन लगी, तो ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक वही लेके जा पाएगा, तब आप मोटिवेट रह पाइएगा। इम्पैक्टिंग लर्निंग एंड मेमोरी, यही जब आप सुन पा रहे हो, एक तरह सेंस कर पा रहे हो, यही ब्रेन तक लेके जाएगा।
जहाँ भी इसको फाइनली लेके जाना है, और आप सीख पाओगे, मेमोराइज कर पाओगे। रोल इन इमोशन एक्सपीरियंस, जैसे कि डर जाते हो, या फिर जो सारी चीज़ें भी होती है, जैसे कि आपका एग्ज़ाम है, उसके बारे में आपने सुना और फिर आपके अंदर फियर एंजाइटी होने लगी, या फिर पढ़ने की जो आने लगी, या फिर इमोशनल एक्सपीरियंस, उस टाइम पे एंजाइटी भी होती है। तो ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हमारे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन गया, तभी ऐसा हो पाता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जानना इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। तो ये अराउजल जो है, या फिर रास की एक्टिविटी को असेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब अल्टर्ड कॉन्शियसनेस वाले पेशेंट आते हैं। मीन्स कि अनकॉन्शियस आते हैं, वो टाइम पर्सन पहले से या फिर कोई भी स्टिमुलस दे वो नहीं समझ पाते हैं। तब हमें ये देखना होता है कि आखिर क्या हुआ, कहीं अराउजल मैकेनिज्म इनका क्यों नहीं काम कर रहा है, कहीं ये स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन लिखना फिर आपको ज़रूरी होगा। नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्स क्या कर सकती है, अवेयर रहना है कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो अराउजल को अफेक्ट कर सकते हैं, हमें हमारी सेंसेस को ब्रेन तक ले जाने की प्रोसेस को रोक सकते हैं। और पहले तो ये फैक्टर, जैसे कि अगर कोई सही से नहीं सो रहा है, अगर उसका वेकिंग सिस्टम या फिर कोई प्रॉब्लम है ब्रेन में, तो अराउजल सिस्टम, अराउजल मैकेनिज्म जो है वो अफेक्ट हो सकता है। इन सारी चीज़ों से आपको अवेयर रहना है। इसके बाद प्रमोट ऑप्शनल एराउजल लेवल ऑफ पेशेंट, ऑप्टिमल यहाँ पे मीन्स कि सबसे पहले तो आप जानोगे कौन सा अफेक्ट किया। जैसे कोई अनकॉन्शियस पेशेंट आया तो सबसे पहले आप आगे भी हम लोग देखेंगे, असेस करके पता लगाओगे, और फिर जितना हो सके प्रमोट भी करोगे ऑप्टिमल लेवल पे लाने के, कि हाँ वो सेंसेस को रिसीव कर पाए, वो कॉन्शियस हो पाए। तो ये था अराउजल मैकेनिज्म, जो कि इंपॉर्टेंट है। आप इस तरह से एग्जाम में अपने लिख सकते हो। ये चाहे तो रफ डायग्राम भी वहाँ पे रास का आप बना देना, ये रास है, यहाँ से इंफॉर्मेशन सभी जगह ले जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फैक्टर अफेक्टिंग सेंसरी फंक्शन। तो ये जो है कौन कौन से हैं जो कि सेंसेस को मतलब अफेक्ट कर सकते हैं जाने में। तो नंबर ऑफ फैक्टर है जो कि अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये, जैसे कि इन्फेंट एंड जो चिल्ड्रन होते हैं उनको सबसे ज़्यादा रिस्क होता है कि विजुअल एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट हो रहा है। जब ये इम्पेयर हो जाएगा तो फिर सेंसेस सही से नहीं जा पाती है। नंबर ऑफ ऐसा क्यों हो सकता है बच्चे या फिर चाइल्ड में, जेनेटिकल, प्रीनेटल। जेनेटिकल मीन्स कि कई बार जीन के वजह से भी, कि जिनके फादर सही से नहीं, मतलब हियरिंग प्रॉब्लम है या फिर देख नहीं पा रहे, तो ये जीन में ही आ जाएगा पेरेंट्स के थ्रू, तो भी उनको रिस्क हो सकती है। प्रीनेटल मीन्स कि वो मम्मा के पेट में ही है, मम्मा ने ऐसा कोई सब्सटेंस ले लिया, देखे होंगे सिनेटिक क्लेफ्ट ये सब, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जाना। बहुत सारे प्रॉब्लम जो कि आप पीडियाट्रिक में पढ़ोगे जो कि बच्चे में हो जाती है, तो तब प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर जब बेबी डिलीवर होता है तब भी उस पर बहुत ज़्यादा कंप्रेशन पड़ती है, तब उनका कोई भी ऑर्गन अगर डिफिशिएट हो गया तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर पोस्ट नेटल कंडीशन, मतलब कि बाहर आया, इन्वायरमेंट में आया, तो भी अगर बहुत ज़्यादा साउंड दे दिए तो उनका ये सब इम्पेयरमेंट हो सकता है, सेंसरी फंक्शन उनका काम बंद हो सकता है। ऐसे तो एज से अगर देखें तो इन्फेंट एंड चिल्ड्रन का सबसे ज़्यादा ये सब रीजन के वजह से ये रिस्क, मतलब इनको रिस्क होता है विजुअल एंड सेंसरी इम्पेयरमेंट होने की। मीनिंगफुल स्टिमुलाई इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर आप म्यूजिक या पिक्चर देखते हो तो आपको सेंसरी डिप्रीवेशन, मतलब कि आपकी सेंसेस अच्छे से काम करती है। डिप्रीवेशन मीन्स कि रिड्यूस होने की चांसेस बहुत कम जाती है। जब आप म्यूजिक सुनते हो तो उसी पे आपका पूरा ध्यान चला जाता है। अमाउंट ऑफ स्टिमुलाई मीन्स कि एक्सेसिव स्टिमुलाई एनवायरनमेंट कॉज सेंसरी ओवरलोड। बहुत ज़्यादा अगर स्टिमुलाई, जैसे कि आप एक नर्स हो, आपको हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा अगर काम मिले तो उस टाइम पे आपके पास सेंसरी ओवरलोड होता है। आप कई चीज़ों को फिर सुन नहीं पाते हो। जैसे कि आप काम कर रहे हो, बहुत सारा लोड है, तो अगर आप भूल जाते हो, कोई काम करने के लिए और बोल रहा है, जैसे कि इस पेशेंट को मेडिसिन देना, आप सुन नहीं पाओगे सेंसरी ओवरलोड की वजह से, तो भी ये जो है सेंसरी फंक्शन को अफेक्ट कर सकता है। बहुत सारे स्टिमुलाई अगर हो तो, जैसे आपके टीचर बोल दिए बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ पढ़ के आना है, तो आप क्या करोगे, जो आपके सेंसेस जाना था एक चीज़ भी आप सही से कभी कभी याद नहीं रह पाते हो, क्योंकि उस टाइम पे सेंसरी ओवरलोड होता है। सोशल इंट्रैक्शन, ये कैसे अफेक्ट करता है सेंसरी फंक्शन को, जैसे कि अब्सेंस ऑफ विजिटर ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन इन्फ्लुएंस आइसोलेशन पेशेंट फील। जैसे कि फील कर पाना भी एक तरह का सेंसरी जाता है, तभी हम लोग फील भी कर पाते हैं। तो सोशल आइसोलेशन अगर पेशेंट का होता है, जब भी हॉस्पिटल में आते हैं तो विजिटर को मना किया जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन फैल सकती है। तो उस टाइम पे हमेशा आप ऑब्जर्व करोगे पेशेंट जो आइसोलेट फील करते हैं, तो ये से सोशल इंट्रैक्शन ना होने के वजह से भी जो फीलिंग है वो अल्टर हो सकता है, सेंसरी अल्टर हो सकता है।
नेक्स्ट आता है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो कि जैसे कि कोई पर्सन जो है वो ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे बहुत नॉइज़ है, तो उनका हियरिंग लॉस होने की बहुत ज़्यादा चांस होती है। या फिर केमिकल वाले फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उनके अगर आई में कोई केमिकल चला जाए तो उनकी विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकती है, फिर वो देखने वाला सेंसेस उनका नहीं जा पाएगा, तो उनकी सेंसरी फंक्शन जो है अफेक्ट हो सकती है। कल्चर कल्चर कैसे, जैसे कि सडन चेंज इन कल्चरल सराउंडिंग रिजल्ट सेंसरी ओवरलोड। कोई अगर जैसे कि आप बिहार से हो या फिर कोई इंडिया की कंट्री से हो और कहीं और जाते हो और अमेरिका में जाते हो, वहाँ पे आपको वहाँ की कल्चर सारी चीज़ें अलग देखने को मिलेगी। लोग बहुत अलग उनकी लाइफस्टाइल होगी। या फिर इंडिया में जब अमेरिकन के लोग आते हैं, यहाँ की सारी बिलीफ्स देखते हैं, तो वो अपने कल्चर से कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा वर्ल्ड की यहाँ पे सारी चीज़ें अलग है, यहाँ की लैंग्वेज अलग है, आप समझ नहीं पाते हो। तो ये उस टाइम पे भी आपका सेंसरी फंक्शन आप समझ नहीं पाओगे, आप जो परसीव नहीं कर पाते हो बहुत सारी चेंजेस होने के कारण, देखने के कारण, तो ये भी कल्चरल कभी कभी अफेक्ट कर सकता है। तो ये सिंपल सा था। अगर एग्जाम में ये आए फैक्टर्स वाले आते हैं तो पहले ये होता क्या है सेंसरी डेफिनेशन लिख दीजिएगा, फिर इंट्रोडक्शन जो पहले मैं बताई कि कैसे स्टिमुलस के थ्रू परसीव कर पाते हैं, इसके बाद क्लाउड बना के शो करके और एक एक डिफाइन कर दीजिएगा। इसमें कुछ नहीं था। एज जो कि इन्फेंट और चिल्ड्रन इमेच्योर होता है, वो जल्दी से उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होती है कि उनका इम्पेयरमेंट हो जाए, उनका डेवलप भी सही से नहीं हो पाता है। उनमें फैक्टर जो अफेक्ट कर सकते हैं जेनेटिक हो सकता है, प्रीनेटल, जब वो बेबी ममा के पेट में भी हो तब भी उनको मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क रहती है। अगर वो इन्वायरमेंट में पोस्ट नेटल मतलब आते हैं तब भी उनको कुछ दिन के लिए, जब तक उनका डेवलप सही से ना हो तब तक रिस्क रहता है। इसके बाद मीनिंगफुल स्टिमुलाई की मतलब अच्छे स्टिमुलाई मिले तो हम लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को परसीव करते हैं। अमाउंट ऑफ स्टिमुलस बहुत ज़्यादा मिले तो फिर हम लोगों के ऊपर डिप्रेस्ड फील हो जाते हैं हम लोग। सोशल इंटरेक्शन मीन्स कि अगर सोशल इंटरेक्शन सही हो तो सारी चीज़ें हमारी सही से काम करती हैं। अगर आइसोलेशन हो तो हम लोग को ये जो फीलिंग है वो आइसोलेट वाला, ये सेंसेस हमारे पास जाता है। इसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर की, अगर वो कोई ऐसा जगह पे काम कर रहा है बहुत ज़्यादा साउंड होती है तो हियरिंग लॉस हो सकता है। इसके बाद कल्चर की, एक जगह से दूसरी जगह आप जाते हो और बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट देखने को मिलती हैं, तब भी आप कन्फ्यूज हो जाते हो, सेंसरी फंक्शन थोड़ा सा आपका अफेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है असेसमेंट ऑफ सेंसरी अल्ट्रेशन, जिसमें कि सेंसरी डेफिसिट पढ़ना है, डेप्रीवेशन पढ़ना है, ओवरलोड, सेंसरी पोवर्टी एंड मैनेजमेंट, इसका हम लोग देखेंगे। तो ये क्या है, मतलब कि सेंसरी अल्ट्रेशन, वो सही से काम ना कर पाए, सेंसेस ना जा पाए। तो सबसे पहले सेंसरी डेफिशिएट पढ़ेंगे। डेफिशिएट का मतलब होता है इम्पेयर्ड, मतलब ख़राब होना। पहले वो सुन पा रहा था, अभी वो नहीं सुन पा रहा है, तो कैसे आप असेस करोगे? तो असेस द पेशेंट बिहेवियर चेंजेस में बी कन्फ्यूज और डिसओरिएंटेड। अगर वो सही से नहीं सुन पा रहे हैं या फिर सही से किसी चीज़ को टच करने के बाद फील नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा कन्फ्यूज एंड डिसओरिएंट रहेंगे, जो आपको देखना है। नर्सेस हैव बिकम इंक्रीजली अवेयर द बिहेवियर रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट स्टिमुलाई। मतलब कि आपको अवेयर रहना है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो ये परसीव नहीं कर पा रहा है, कौन सी इसकी ऑर्गन इम्पेयर्ड हुई है जिसके कारण सेंसेस नहीं जा पा रही। जैसे कि अगर उनको हियरिंग इम्पेयर्ड हुआ है, उनकी ईयर ख़राब हुई है, तो आप कोई स्टिमुलाई उनको, जैसे आप बोल रहे हो तो वो सुन नहीं पा रहे, तो इन सारी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है। मैनेजमेंट क्या कर सकते हो जिनका सेंसरी डेफिशिएट हो जाएगा, तो यूजिंग असिस्टिक डिवाइस, हियरिंग एड्स का यूज कर सकते हो। इसके बाद न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की, जैसे कि रास सिस्टम से ही इन्फॉर्मेशन नहीं जा पा रहा है, या फिर इनका जो ईयर का ऑडिटरी जो वहाँ पे सारे नर्व हैं वो सही से नहीं काम कर पा रही है। ये सारी प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करोगे, फिर हेल्प मतलब सॉल्व करने की कोशिश करोगे। सेंसरी डेप्रीवेशन क्या होता है नेक्स्ट, ये जो है असेसमेंट ऑफ पेशेंट इन्वॉल्व इवैल्यूएटिंग देयर एबिलिटी टू रिसीव एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन एंड रिड्यूस सेंसरी इनपुट। आगे भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए सेंसरी डेफिशिएट और डेप्रीवेशन दोनों में रिड्यूस हो जाता है, मतलब जो स्टिमुलस के प्रति जो उनका रिस्पॉन्स है वो ये डिक्रीज होता है, लेकिन इसमें इम्पेयर्ड हो जाना और इसमें कुछ पार्शियल रिड्यूस होगा। तो इसमें भी इवैल्यूएट करेंगे कि किस तरह से वो इंटरप्रेट कर पा रहा है, चीज़ों को समझ पा रहा है, और फिर आप क्या असेस करोगे। दिस असेसमेंट ये हेल्प करता है कि कितना तक उनका सेंसरी जैसे कि ये पार्शियल है तो कितना तक डिप्रीवेशन हुआ है। तो कैसे आप असेस करोगे, उनको लाइट ये सब दिखाओगे या फिर चीज़ों को दिखाओगे कितना तक विजुअल सही है कि नहीं है, और अगर इम्पेयरमेंट हुआ है तो कितना तक हुआ है। विजुअल से चेक कर सकते हो, ऑडिटरी से, हियरिंग वाला। इसके बाद टैक्टाइल, उनको टच करोगे तो वो विग्रस टच पे वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं या फिर ऐसे ही दे पा रहे हैं। ऑल्फैक्टरी आप देखोगे,
कुछ टेस्ट करवा के देखो कितना वो टेस्ट कर सॉरी ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल, तो वो सही से स्मेल कर पा रहे हैं कि नहीं, वो भी आप उनसे पूछोगे तो पता चलेगा। और नेक्स्ट जो जनरेशन टेस्ट वाला आता है, उनको कुछ खिला कर आप पता कर सकते हो कि उनका टेस्ट वाला जो सेंस है वो काम कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह से आप सेंसरी डिप्रीवेशन को असेस कर सकते हो। इसके बाद आप नर्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कौन से फैक्टर है जो ऐसा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है जिसके वजह से ये ऐसा कंडीशन हो रहा है कि उनके नर्व से सब कहीं ख़राब डैमेज तो नहीं होने लगे। इसके बाद एंजाइटी भी जब होती है तो लोगों को टेस्ट का पता नहीं चलता। आप ऐसे ऐसे दोस्त को ही देखना, जब वो एंजाइटी में रहेगा, डिप्रेस्ड रहेगा, तो टच करोगे उसको पता भी नहीं चलता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना है। अब जब आपको पता चल गया हो तो आप कैसे उसको मैनेज करोगे, कैसे केयर प्लान बनाओगे। तो सबसे पहले अंडरलाइन जो कॉजेज हो वो आप पता कर लोगे। इसके बाद प्रमोटिंग सेंसरी स्टिमुलेशन, जैसे कि अब जिनका डिप्रीवेशन हुआ है, हो सकता है वो डिप्रेस्ड हो या फिर एंजाइटी में हो, तो उनको इंगेज कीजिए उनकी हॉबी में, उनको म्यूजिक सुनने के लिए दीजिए। सोशल एक्टिविटी जब बढ़ेगा तो सेंसरी डिप्रीवेशन ठीक हो जाती है। अब जो पहले मैं बताई वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंसरी डिफिशिएट एंड डिप्रीवेशन, जो कि एक सेंसरी अल्ट्रेशन की कंडीशन है, दोनों एक ही चीज़ है। इसमें दोनों का मतलब होता है कि सेंसरी रिड्यूस हो जाना, लेकिन डिफरेंस क्या है कि डिफिशिएट में इम्पेयर्ड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, मतलब जो भी सेंसेस करने वाले ऑर्गन्स या फिर जो नर्व हैं वो ख़राब हुए तब इम्पेयर्ड की कंडीशन आई, मीन्स कि डिफिशिएट हुआ। और नेक्स्ट डिप्रीवेशन का मतलब है कि वो भी डिफिशिएट ही हुआ, सेंस सही से नहीं जा पा रहा है, लेकिन पार्शियली वो कुछ सुन सकते हैं और कुछ नहीं सुन सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है सेंसरी अल्ट्रेशन में सेंसरी ओवरलोड। तो आइडेंटिफाई कीजिए कि क्यों सेंसरी ओवरलोड हुआ है। इसके बाद कॉजेज देखना है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर क्राउड हो, शोर हो, तो ऐसा हो सकता है, सेंसरी ओवरलोड हो सकता है। और एक अनप्लीजेंट ऑर्डर भी सेंसरी ओवरलोड कर देती है। ब्राइट लाइट, फ्लशिंग लाइट, फटीग, इलनेस, बहुत ज़्यादा अगर ओवरलोड, जैसे कि आप एक नर्स हो, बहुत ज़्यादा आपको काम मिल गया तो भी आप ओवरलोड होने की वजह से आपकी सेंसरी जो है वो अल्टर हो सकती है। इसके बाद तो आप मैनेज क्या कर सकते हो, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए। अगर क्राउड है, कोई अनप्लीजेंट ऑर्डर आए तो सबको आप हटाइए, तो ओवरलोड ठीक हो सकती है। और इसके बाद जिनको कभी कभी एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत एक ही बारे में सोच सोच के जो सेंसरी ओवरलोड करते हैं, बार बार अपने दिमाग को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो उनके लिए योगा रिलैक्सेशन जैसी काम आती है टेक्निक। इसके बाद सेंसरी पोवर्टी को हम लोग देख लेते हैं कैसे असेस करना है, जो कि एक तरह का सेंसरी अल्ट्रेशन है। तो इसमें इवैल्यूएटिंग इंडिविजुअल कैपेसिटी, देखिए अब इसमें भी सेंसरी जो है वो जाना कम ही होगा। पहले डिफिशिएट में देखिए जिसमें कि इम्पेयर्ड हो गया था, इसके बाद हम लोग जो ये हमारा सेंसरी डिप्रीवेशन था उसमें भी रिड्यूस हुआ, लेकिन पार्शियल हुआ। ये पुअर्टी में क्या है कि उनका डेवलपमेंट ही ऐसा है कि वो सही से परसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सेंसेस दिमाग तक नहीं जा पा रही है। तो इन्वॉल्व इवैल्यूएटिंग इंडिविजुअल कैपेसिटी टू रिसीव प्रोसेस सेंसरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर इनमें ऐसा मतलब ऑर्गन ही डेवलप हुआ है कि जिसके कारण इनमें पुअर्टी है, तो किस लेवल तक है सबसे पहले वो देखिए, कैपेसिटी उनकी देखिए। इसके बाद मतलब कैसे देख सकते हो आप, कैसे आप असेस करोगे। तो सबसे पहले क्या करती है नर्स, एक तो ऑब्जर्व करती है सारी चीज़ों की, आप बोल पा रहे हो तो कितना तक सुन पा रहे हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन पूछ के इंटरव्यू लेके आप पता कर सकते हो कि कितना उनके अंदर सेंसरी पोवर्टी है। इसके बाद कॉजेज क्या हो सकता है ये आपको पता करना है। तो मेडिकल कंडीशन या फिर मेंटल हेल्थ इशू हो सकती है, सही से डेवलपमेंट नहीं हुआ, उनके अंदर सेंसरी पोवर्टी होती है। नेक्स्ट, डेवलपिंग केयर प्लान मैनेज कैसे करोगे, तो उसके लिए आप कम्युनिकेशन कीजिए और उनको सपोर्ट दीजिए, यही आप कर सकते हैं जिनके अंदर सेंसरी पोवर्टी है। तो ये था हमारा ये वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है कि ये सेंसरी अल्ट्रेशन होता क्या है, कैसे मैनेज करना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो पेशेंट एफेजिया वाले होते हैं या फिर आर्टिफिशियल एयरवे, विजुअल एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट जो हॉस्पिटल में आते हैं, तो हम लोग मीनिंगफुल कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि नर्स का काम होता है सबसे पहले आप कम्युनिकेशन प्रोसेस अच्छा रखिएगा, तभी उनकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, केयर प्लान बना सकते हो। तो फर्स्ट है हमारे पास प्रमोटिंग मीनिंगफुल कम्युनिकेशन विद अफेजिया। अफेजिया की कंडीशन क्या है, एक टर्मिनोलॉजी है, बहुत बार आप लोग सुने भी होंगे कि इस कंडीशन में जिनको ये अफेजिया की कंडीशन होती है वो सही से बोल नहीं पाते हैं, ना ही
समझ पाते हैं। तो हैविंग डिफ़िकल्टी फाइंडिंग टू राइट वर्ड, उनको मिलता नहीं है कि हमें क्या बोलना है। इसके बाद फॉर्मिंग कोहेरेंट क्लियर सेंटेंस वो नहीं बना पाते, नहीं समझ पाते, उनको समझ नहीं आता है कि हम क्या कहना क्या चाहते हैं। आप भी नहीं समझ पाएंगे उनके बातों के एफेजिया वाले, क्योंकि वो ना सही से सेंटेंस बना पाते हैं, नहीं वो दूसरों की बातों को सही से समझ पाते हैं। बट ऐसे पेशेंट तो हॉस्पिटल में आएंगे, तो आपको कैसे कम्युनिकेशन करना है, तो उनके लिए आप सिंपल लैंग्वेज एंड शॉर्ट सेंटेंस यूज़ कीजिएगा। इसके बाद विजुअल क्यूज मीन्स कि कोई संकेत यूज करके, जैसे कि पिक्चर हो गया, ड्राइंग, गेस्चर, जिससे आप इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हो, उनके तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हो। इसके बाद प्रोवाइड टाइम टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि वो सही से समझ नहीं पाते, बोल नहीं पाते हैं, तो आपको कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होना, उनको सही टाइम देना है कि वो अपना रिस्पॉन्स दे सके। आज यस नो वाले क्वेश्चन पूछेंगे तो उन्हें ना तो ज़्यादा समझ में, आपने खाना खाया, आपकी तबीयत ठीक है, तो यस नो में अच्छे के मतलब आंसर करेंगे। चेक द अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद मतलब अगर वो बोले कुछ, तो आप सही समझे कि नहीं समझे, इसके लिए आपको रीअश्योर करना होता है। पैराफ्रेजिंग मतलब कि दोबारा कि आपको दर्द हो रही है, वो बोलेगा कि मेरा यहाँ पे दर्द, मतलब सही से नहीं बोल पाते कि यहाँ पे मेरा दर्द हो रहा है, तो आपको सच में यहाँ पे दर्द हो रहा है आपका। या फिर अगर तब भी नहीं समझ में आया, तो बोल सकते हैं कि प्लीज़ आप रिपीट कीजिए क्योंकि हमें समझ में नहीं आया। लेकिन आपको उनके वो जो भी बोले हमेशा रीअश्योर करना है, तभी आपको कोई एक्शन लेना है। इसके बाद रिस्पेक्ट देयर कम्युनिकेशन चॉइस, क्योंकि वो सही से ना समझ पाते, ना बोल पाते, तो वो चाहे जैसे भी आपके इशारों से समझाए, आपको लिख के समझाए, वो जैसे भी बताए, आपको हमेशा रिस्पेक्ट करना है। रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि वो एक तो ऐसे ही समझ नहीं पाते हैं, तो उनके सामने ज़्यादा अगर नॉइज रहेगा तो उनको प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है। इसके बाद कैसे हम लोग आर्टिफिशियल जिनका एयरवे, जैसे कि इंडोट्रैकियल जो ट्यूब लगा होता है, या फिर ट्रैकियोस्टोमी, ट्रैकिया में जो स्टोमा क्रिएट रहता है, तो वो भी सही से बोल नहीं पाते, क्योंकि वोकल कॉर्ड के पास तो उनका ट्यूब है, तो उनके साथ आप कैसे बात करोगे, और ये तो हमेशा आपको हॉस्पिटल में देखने को मिलेगा। तो चैलेंजेस डिफ़िकल्टी, जिनको ये इंडोट्रैकियल ट्यूब लगा होता है या फिर ट्रैकियोस्टोमी हुआ होता है, उनको डिफ़िकल्टी होती है स्पीकिंग में, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि उनका कोई सेंसरी इम्पेयरमेंट नहीं हुआ है, फिर भी क्योंकि ये ईटी ट्यूब ये सब लगा है, तो वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनके वो सही से बोल नहीं पाते, तो उनके साथ आप कैसे करोगे कम्युनिकेशन। तो उन सबसे पहले आपको देखना है फंक्शनल स्किल, जैसे कि इवैल्यूएट कीजिए कि कितना उनके पास एबिलिटी है, जैसे कि वो गेस्चर के थ्रू आपको समझा सकते हैं, क्योंकि उनका कोई लॉस नहीं हुआ है, बस उनको ईटी ट्यूब लगा है, जिसके कारण आवाज़ बस नहीं निकल पा रही, तो हाथों इशारों से समझा सकते हैं, हेड को इधर उधर करके समझा सकते हैं, या फिर राइटिंग। ये सारी चीज़ें अगर कर सकते हैं, असेस कीजिए, तो यही सारी चीज़ों से कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं उनसे, गेस्चर के थ्रू या फिर राइटिंग के थ्रू, या उनके हेड के मूवमेंट देख के। अगर ये सब वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी लिप को रीड कर सकते हैं आप। इसके बाद यस नो क्वेश्चन पूछिए, ताकि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जिनका विजुअल इम्पेयरमेंट हो, उनसे कैसे बात कीजिएगा। तो जब भी कोई विजुअल जो देख नहीं सकते, उनसे अगर बात करना हो, तो कोई उनके सामने आप जाते हो, तो उनको बताइए कि मैं नर्स हूँ, आपको केयर देने आई हूँ, तो वो समझ पाते हैं, तभी वो अपना मान पाते हैं। या फिर कोई उनके सामने किसी डॉक्टर को भी ले जा रहे हैं, तो उनको भी इंट्रोड्यूस करवाना है। डायरेक्टली हमेशा आपको पेशेंट से डायरेक्ट बात करना है, क्योंकि पेशेंट जो देख नहीं पाते हैं, वो हमेशा मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि कोई उनको कुछ कर ना दे। तो ये नहीं कि किसी और से आप कोई काम करवा रहे हैं, सीधा उनसे आप जाके बात करिए कि हाँ, मैं जो आपको केयर देने आई हूँ, ऐसा आपके साथ करना है, तो क्या कर सकती हूँ कि नहीं। यूज क्लियर एंड स्पेसिफिक लैंग्वेज, क्लियर आपको लैंग्वेज भी सही बोलना है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब विजुअल इन्फॉर्मेशन वर्बली, जैसे कि आप कैनुला लगाने पेशेंट को गए, तो आपको बोलना है कि एक पाइप लाइक जो थोड़ा नुकीला होगा, आपके वेन में मैं डालूंगी, तो आप प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ों को देख नहीं सकते हैं, तो उनको बताना ही होगा कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो आपके वेन में जाएगा, तो आप कोऑपरेट कीजिएगा। जो भी चीज़ें हैं जो वो देख सकते थे, अब आपको वर्बली बोलना है। बी पेशेंट रिस्पेक्टफुल, जो लोग देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, हमेशा उनको रिस्पेक्ट करना है। फ्रस्ट्रेट आपको नहीं होना होता है। आस्क फीडबैक एंड क्लेरिफाई, मतलब वो समझे कि नहीं समझे, वो फीडबैक भी आपको लेते रहना है। जिनका जो सुन नहीं सकते, उनके साथ क्या आपको करना है, कैसे आप कम्युनिकेशन अपना अच्छा रखोगे। तो अट्रैक्ट अटेंशन, जैसे कि आई कांटेक्ट उनसे बनाइए, या फिर उनको टच कीजिए, तो उनको अच्छा लगता है और आपकी बातों को समझ पाते हैं। स्लोली एंड क्लियरली आपको बोलना होगा, ताकि आपके लिप रीडिंग वो कर पाएँ। विजुअल क्यूज़, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर ही उनके पास एक ऐसा होता है जिससे वो बात कर पाते हैं, मतलब समझ पाते हैं। चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, अगर वो सुन नहीं रहे हैं, तो जो आप बोले वो दोबारा से उनको मतलब
वो बोल तो सकते हैं, तो उनको बोलिए कि क्या आप समझे, थोड़ा सा रिपीट कीजिए कि वो समझे कि नहीं समझे। असिस्टिव डिवाइस यूज कर सकते हैं जिनका हियरिंग लॉस हुआ है। पेशेंस एंड एम्पैथी, हमेशा आपको पेशेंस के साथ उनकी बातों को उनको समझाना होता है, खुद को समझना होता है, और हमेशा एम्पैथी जताना होता है। कभी भी आप फ्रस्ट्रेट नहीं होइएगा उस ऐसे पेशेंट के पास, क्योंकि उन्हें ऐसे ही एक तो प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है कोई समझ नहीं पाता है, और आप केयर देने वाले आप भी अगर उनके साथ ऐसा करोगे तो उनकी कंडीशन और ख़राब हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हम लोग कम्युनिकेशन इन सारे पेशेंट के साथ अच्छा कर सकते हैं। लास्ट में आता है केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है और सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड यही क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जिसमें सारी चीज़ें, इसका डिफिनेशन, कॉजेज, रिस्पेक्ट, पैथोफिजियोलॉजी, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, सारा कुछ आपको लिखना होगा जब अगर ये 10 मार्क्स में आए तो। और अगर ऐसे ही अनकॉन्शियसनेस आया, जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा आप कंटेंट लिखिएगा वहाँ पे। वैसे मैं सारा आपको कंटेंट देती हूँ। अनकॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस का मतलब सिंपल सा डेफिनेशन कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो टाइम पर्सन पहले सबसे ओरिएंटेड हो, उनका सेंसरी अच्छा काम कर रहा हो। लेकिन जो अनकॉन्शियस है मीन्स कि वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है। टाइम पर्सन जो पहले से वो उससे अवेयर नहीं रह पाना। अनकॉन्शियस टर्म यूज टू वाइडली डिनोट अ स्टेट अनरिस्पॉन्सिवनेस इंडिविजुअल एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई हम बोल पा रहे हैं या फिर किसी को टच कर पाना, उनको आप कोई भी स्टिमुलाई दीजिए, टच करके उठाने की कोशिश कीजिए, जो अनकॉन्शियस होते हैं वो कुछ भी रिस्पॉन्स ही नहीं देते। इस कंडीशन को अनकॉन्शियसनेस बोलते हैं। डिफिनेशन क्या है? तो अनकॉन्शियसनेस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसी स्टेट है जिसमें सेरेब्रल फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है और इंडिविजुअल जो है वो सेंसरी स्टिमुलाई के थ्रू अनरिस्पॉन्सिव होता है। सेरेब्रल ये फंक्शन डिक्रीज का मतलब क्या है? हमें पता है कि सेरेब्रल जो हेमिस्फीयर है वो 4 पार्ट में डिवाइड रहता है। जो भी फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल और जो भी टेम्पोरल है, इसी में सारी ऑक्सीपिटल में हम लोगों का ये विजन वाला जाता है, टेम्पोरल में हम लोग सुन पाते हैं। तो इसका सही से फंक्शन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उनका स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स नहीं होना, यही हमारा अनकॉन्शियसनेस है। अनकॉन्शियसनेस का 2 डेफिनेशन आपको लिखना होगा। एक एबनॉर्मल स्टेट है जिसमें कि रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्टर्बेंस ऑफ सेंसरी परसेप्शन, परसीव ही नहीं कर पा रहा है। एक्सटेंड दैट अ पर्सन इज नॉट अवेयर टू हैव, क्या उनके साथ उनके अगल बगल हो रहा है उनको कुछ नहीं पता होता है, जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं। कब ऐसा होगा? क्या कॉजेज या रिस्क फैक्टर है? तो हेड इंजरी जिनको है वो उनके ब्रेन के जो जैसे कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या फिर जो सेरेब्रम में सारे लोब्स हैं वो अगर इम्पेयर हो जाए तो उनके अंदर अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन आ सकती है। इपिलेप्सी, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के वजह से भी वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। शॉक की कंडीशन में सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पाना। अगर ब्रेन में इन्फेक्शन हो तो भी ऐसा हो सकता है। जो पॉइजन पेशेंट लेते हैं उनके अंदर भी ये अनकॉन्शियस वाली कंडीशन आती है। लैक ऑफ ऑक्सीजन या फिर लैक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो तो भी ब्रेन सही से काम नहीं कर पाएगा, चीज़ों को रिसीव नहीं कर पाएगा, सेंस नहीं कर पाएगा। ये सारी कॉजेज है। नेक्स्ट हमें पैथोफिजियोलॉजी देखना होगा। पैथोफिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसी तरह से बनाइएगा। पैथोफिजियोलॉजी मीन्स कि कैसे कैसे वो चीज़ें डेवलप होकर उनको अनकॉन्शियस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले अंडरलाइनिंग जो कॉजेज है जिससे न्यूरलजिक डिसफंक्शन हुआ, जो भी इन्फेक्शन हुआ, ट्रॉमा हुआ, इंजरी हुआ, इसके वजह से डिसफंक्शन हो सकता है, जिसके कारण होता क्या है, क्यों वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो डिस्टर्ब इन सेल्स, नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन बेसिक फंक्शन, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होती है तभी सेंसेस जा पाती है ऊपर। तो ये सारी चीज़ें सही से काम ही नहीं कर पाएगी क्योंकि वो चीज़ें ये उनको ट्रॉमा हो चुका है, इन्फेक्शियस वो हो चुके हैं। इसके बाद फॉल्टी इम्पल्स ट्रांसमिशन विद इन द ब्रेन एंड अदर पार्ट ऑफ बॉडी, सही से क्योंकि ये इंजरी हो चुका है तो फॉल्टी इन्फॉर्मेशन वो सही से ट्रांसमिट ही नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण कॉन्शियसनेस जो है वो अल्टर हुई। इसका सिंपल सा है कि सबसे पहले अंडरलाइनिंग कॉजेज की वजह से ये न्यूरो ये सब रिलीज़ नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण इन्फॉर्मेशन या तो फॉल्टी जा रहा है या सही से जा ही नहीं पा रहा है। वो पेशेंट को आप बोल रहे हैं, उनका न्यूरॉन्स काम नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से वो कैसे रिस्पॉन्स देंगे। तो ये कंडीशन जो है वो अनकॉन्शियसनेस है। स्टेजेस हमें देखना होगा। नेक्स्ट हमारे सिलेबस में है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो स्टेजेस जो है वो वैसे हम लोग बस ये समझने के लिए देखेंगे, लेकिन हर एक पेशेंट में अलग होता है। जैसे जिनका एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन इंजरी हो गया, तो उनमें ये सब स्टेजेस नहीं देखने को मिलेगा, वो सीधा अनरिस्पॉन्सिव हो जाएंगे। लेकिन हमें फिर भी स्टेजेस जो कि नॉर्मल सा हो सकता है, बस हम लोग वही देखेंगे कि सबसे पहले जैसे कि
आप देखे होंगे जो धूप में खड़े होते कई कई बार वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो उनके साथ क्या होता है, उनमें आप एब्जॉर्ब ये सारी स्टेजेस कर सकते हो। सबसे पहले उनको कन्फ्यूजन होती है, जिसके कारण वो डिसओरिएंटेड एंड डिफ़िकल्टी, जैसे प्रेयर में आप खड़े हो और किन्हीं के साथ मतलब ऐसा कंडीशन अनकॉन्शियसनेस वाली हुआ, तो सबसे पहले तो प्रेयर पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद उनको लेथार्जी होगी, थोड़ा सा स्लगिग रिस्पॉन्स उनमें देखने को मिलेगा। ऑप्टोनेशन मीन्स कि जो भी जाना है सेंसरी इंफॉर्मेशन, रिस्पॉन्स उनका स्लो हो जाएगा। इसके बाद उनमें देखने को मिल सकता है जब स्लो होगा तो वो स्टूपर मीन्स कि अनरिस्पॉन्सिव हो जाएंगे, मतलब कि वो गिर जाता है इंसान। और उसके बाद लेकिन इस स्टेज में अगर आपको उनको विग्रस स्टिमुलाई देते हैं तो वो कई बार जग सकता है। और नेक्स्ट लास्ट स्टेज आता है जो कि कितना भी स्टिमुलाई दीजिए, कितना भी उनको चिल्ला के बोलिए या फिर जो भी बोलिए, वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते, तो वो कॉमा की कंडीशन होती है। तो ये सारी स्टेजेस थी जिसमें अनकॉन्शियस पेशेंट जब होता है। नेक्स्ट हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे, साइन सिम्टम्स क्या उनके अंदर आएगा। तो डिक्रीज वेकफुलनेस, वो सही से वो नहीं रह पाएंगे ओरिएंटेड, और इसके बाद सराउंडिंग में उनके क्या हो रहा है वो भी डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट कन्फ्यूजन उनको हो सकती है, डिसओरिएंटेड हो सकते हैं, एजिटेशन मतलब घबराहट उनको हो सकता है। ये सब साइन सिम्टम्स उनको जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं देखने को मिलता है। डिक्रीज मोबिलिटी, वो चल नहीं पाएंगे क्योंकि उनका सेंसेस ही सही से काम नहीं कर पा रही है। जब तक सेंस जाएगा नहीं तब तक मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा ही नहीं। डिस्टर्ब वाइटल फंक्शन, जैसे कि रेस्पिरेशन भी कम देखने को मिलेगा, पल्स देखने को कम मिल सकता है। पुअर मेमोरी हो सकता है, वो किसी चीज़ को याद नहीं रख पाएंगे, क्या बोला आपने उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, याद नहीं रख पाएंगे। सेंसरी परसेप्चुअल अल्ट्रेशन एक हो सकता है जिसमें हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, इल्यूजन, ये चीज़ें क्या है कि मीन्स कि उनको हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि ये पेन नहीं है फिर भी उनको पेन दिख रहा है। नेक्स्ट आता है डिल्यूजन, इसमें फॉल्स बिलीव्स होता है, बिलीव्स उनका जो होगा वो फॉल्स होगा। इल्यूजन में होता है कि मतलब रस्सी को साफ दिखना, मतलब ये पेन है और इसको पता नहीं वो कोई और चीज़ें समझ रही है, जैसे रस्सी को साफ समझ लेना। तो ये अनकॉन्शियस वाले पेशेंट में साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है, जब भी केयर प्लान बनाओगे तो असेसमेंट आपको लिखना होगा। तो वही असेसमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट अनकॉन्शियस पेशेंट का, और इसके बाद कॉम्प्लिकेशन देख लेंगे, फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो असेस क्या करना है, हिस्ट्री अबाउट इलनेस। सबसे पहले आप हिस्ट्री असेस जब भी करते हो तो हिस्ट्री लेना है कि इनकी क्या कंडीशन थी जिसकी वजह से अनकॉन्शियस हो रहे हैं, फिर कोई सर्जरी हुई थी, क्या हुई थी, ये सारे हिस्ट्री में आ जाता है। इवोल्यूशन ऑफ मेंटल स्टेटस, मेंटल स्टेटस उनका देखोगे कि वो कन्फ्यूज है, लेथार्जी है, कैसे हैं। क्रेनियल नर्व का फंक्शनिंग आप देखोगे, हमें पता है कि क्रेनियल नर्व 12 होता है जिसमें सेंसरी मोटर मिक्स्ड होता है। जो 1 और 2 है जो देखने या सुनने ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सेंसरी होते हैं। इसके बाद कुछ हमारे पास मिक्स्ड होते हैं जो सेंसरी मिक्स दोनों का काम करते हैं, मीन्स कि सेंसेस को लेके भी जाएगा और मोटर की तरह काम करता है। जैसे कि हमारे पास 5th ट्राइजेमिनल नर्व है, वो टैक्टाइल ये सब सारी चीज़ों को समझने में हेल्प करता है। इसके बाद जो क्रेनियल नर्व 7 फेशियल है, वो भी सेंसरी मिक्स दोनों की तरह काम करता है। ये इसके बाद वेगस नर्व है जो कि हार्ट ये सब की या फिर एब्डोमेन, जो भी ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। तो उनके फंक्शन को आपको देखना है, उनको टच करके देखना है कि ट्राइजेमिनल काम कर रहा है कि नहीं। उनको कुछ चीज़ें लाइट से सब दिखाना है, आपको बोलना है कि इस तरह से आप उनकी जो क्रेनियल नर्व की फंक्शनिंग है आप पता कर सकते हो। इसके बाद रिफ्लेक्सेस आप देख सकते हो, कुछ स्वेलो करने के दीजिए तो वो स्वेलो कर पा रहा है कि नहीं, या फिर आप हाथ रख रहे हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट ला रहे हैं तो अपने आई को ब्लिंकिंग कर रहा है कि नहीं। इसके बाद आप असेस कर सकते हो कि मोटर एंड सेंसरी फंक्शनिंग उनका सही है कि नहीं है। और स्कैनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी किया जाता है जिसमें टोमोग्राफी आता है, मीन्स कि इमेज के थ्रू ब्रेन को देखना, एक्सरे एमआरआई के थ्रू। ईईजी हमारा इंपॉर्टेंट है जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन इंसेफेलोग्राम, जिनमें देखा जाता है कि उनका ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ब्रेन का सही है कि नहीं, क्योंकि हम लोग देखे थे कि कोई भी सेंस रहता है तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही हमारे ब्रेन में जाता है, तो वो चीज़ें सही है कि नहीं, इस तरह से स्कैनिंग के थ्रू भी असेस कर सकते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट को। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो है वो ग्लास को कॉमा स्केल, जो कि नर्स को परफॉर्म करना होता है, ये क्या होती है इसको मैं अभी बताती हूँ आपको। ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही आ जाता है, तो ये सारा चीज़ें हम लोग देख लेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर जो कि हमें हॉस्पिटल में हमें इन सारी चीज़ों को पता करना होता है। और
इसके बेसिस पे हमें कुछ नंबर देने होते हैं और पता करना होता है कि कितने लेवल पे ये अनकॉन्शियस है। तो ग्लासगो कॉमा स्केल क्या है? ये न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के लिए एक टूल की तरह काम करता है, जो कि ऑब्जेक्टिवली मेजर पर्सन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कितना कॉन्शियसनेस ये जानने के लिए। इनमें जो कंपोनेंट होते हैं, बस 3 कंपोनेंट होते हैं। आई का रिस्पॉन्स देखना होता है, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स देखना होता है। रिस्पॉन्स में देखना क्या होता है, जो आई के लिए होता है वो 4 नंबरिंग होता है। अगर वो स्पॉन्टेनियसली मतलब सही से अपने आप देख पा रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके लिए हम लोग 4 नंबर देते हैं। अगर वो आप बोल रहे हैं तब वो आपकी तरफ देख रहे हैं तो 3 आपको स्कोर देना है। अगर कोई पेन जैसे उनको पिंच कर रहे हैं तब वो आपकी तरफ देख रहे हैं तो उनको स्कोर देना होता है 2। और अगर चाहे आप कुछ भी कर लो, जो पूरी तरह से कॉमा में है, नई रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो उनकी आई की ओपनिंग की रिस्पॉन्स एकदम से 0 है तो उनको 1 दीजिएगा। इसके बाद वर्बल रिस्पॉन्स हमें देखना होता है, ओरिएंटेड टू टाइम, पर्सन और पैलेस, मतलब कि वो सही हैं, कॉन्शियस में है तो 5 दोगे। इसमें वर्बल रिस्पॉन्स में 5 फैक्टर होता है, तो अगर वो सबसे सही है तो 5 दोगे आप। अगर वो कन्फ्यूज्ड है, मीन्स कि वो आप बोल रहे हैं वो सही से नहीं रिस्पॉन्स दे रहा है, तो 4 दीजिएगा। अगर वो इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स बोल रहा है, सही से वर्ड्स नहीं बोल पा रहा है, तो 3 दोगे। और अनकम्प्रिहेंसिबल साउंड उनके अंदर से आ रहा है, आप समझ जिन बातों को नहीं पाओगे, तो 2 आपको देना है। और अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, आप कुछ भी बोल रहे हो, उधर से बोल ही नहीं रहे हैं, तो आप 1 दोगे, जो कि वर्स्ट कंडीशन है, कॉमा की कंडीशन में होगा। मोटर रिस्पॉन्स में 6 नंबर हमें देना होता है। इसमें 6 फैक्टर देखना होता है। आपका कमांड को ऑबे कर रहा है कि आप इधर पैर कीजिए, उधर पैर कीजिए, मीन्स कि वो सही है। अगर वो लोकलाइज, आप बोल रहे हो, उसको टच करके बोल रहे हो, पेन दे रहे हो, तब वो अपने मूव कर पा रहे हैं ऑर्गन्स को, मीन्स कि उनको 5 देना है। अगर पेन देने के बाद फ्लेक्स करके हटा रहा है, मीन्स कि उनका और कंडीशन ख़राब है, 4 दोगे आप। एबनॉर्मल फ्लेक्शन मीन्स कि हमेशा हाथ को मोड़े ही रह रहा है, तो वो जो कंडीशन है वो 3 का है। अगर एक्सटेंशन, हम आप कुछ भी कर लो, हाथ को अपने मतलब फ्लेक्स कर ही नहीं रहा है, एक्सटेंस ही रख रहा है, मीन्स कि उनको 2 दोगे। और नो रिस्पॉन्स, आप कुछ भी उनको पेन दो जो कि अनकॉन्शियस होते हैं, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं, उनका मोटर एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होगा, तो आपको 1 देना है। टोटल जो होते हैं 15 होते हैं। जो कॉमा में होगा मिनिमम 3 आ सकता है, जैसे कि नो रिस्पॉन्स हो, नो बोल भी नहीं पा रहे हो अनकॉन्शियस, जो कॉमा में होते हैं वो नो रिस्पॉन्स हो। आई का भी रिस्पॉन्स ऐसा कब होगा, जब आप 3 स्कोर आएगा, मीन्स कि वो पूरी तरह से कॉमा में जा चुका है। और नेक्स्ट आता है इंटरप्रेशन, आप कैसे करना है कि अगर 15 से कम आ रहा है तो वो माइल्ड अनकॉन्शियस हो सकता है। अगर 9 से 12 के बीच में आ रहा है इसी स्कोरिंग पे, जैसे कि स्पॉन्टेनियस है तो आप 4 दिए, फिर आपको कंफ्यूज दिख रहा है तो 4 दोगे, फिर आपको दिख रहा है कि लोकलाइज पेन हो रहा है, तो इस तरह से रिस्पॉन्सेस लिख के और हमें कैलकुलेट कर लेना होता है। तो अगर इतना के बीच में आ रहा है तो मॉडरेट है, और अगर 3 से 8 के बीच में आ रहा है मतलब कि वो सीवियर अनकॉन्शियस है, और अगर 3 आ रहा है तो मीन्स कि वो कॉमा में है। इस तरह से ग्लासगो कॉमा स्केल आता है, तो आपको लिखना होगा और इस सारी चीज़ों को आपको याद रखना होगा, बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट है। लास्ट आपको, क्योंकि नर्सिंग केयर करना है, तो आपको डायग्नोसिस भी लिखना होगा, और इसके बेसिस पे आप नर्सिंग केयर प्लान भी एक बना दोगे तो अच्छा रहेगा। वैसे अगर जिनको नर्सिंग केयर प्लान बनाना नहीं आता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके लिए मैं स्पेसिफिक चीज़ें आपको बता दूंगी, कैसे केयर प्लान बनाते हैं, कौन सी चीज़ें कॉमन होती है। इसमें बेसिकली 1 शॉट है, तो बस हम लोग देखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस बन क्या क्या सकता है, कैसे इसके बेसिस पे आप केयर करोगे। तो उनके अंदर देखने को मिलेगा जो अनकॉन्शियस है, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, क्योंकि उनका कॉन्शियसनेस सही नहीं है। इसके बाद देखने को मिल सकता है डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसके कारण रिस्क ऑफ इंजरी हो सकता है। रिस्क ऑफ इंजरी रिलेटेड टू डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है उनमें गिरने ही सबके चांसेस ज़्यादा हो सकती है। रिस्क ऑफ इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, क्यों? क्योंकि वो अनकॉन्शियस है, उनका मोटर रिस्पॉन्स हो नहीं पा रहा है, जिसके कारण वो बेड पे ही रहते हैं, तो उनके अंदर बेड सोर ये सब होने की ज़्यादा चांसेस होती है। यूरिनरी एलिमिनेशन रिटेंशन भी हो सकता है, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट है, ब्लैडर का सेंसेस सही से काम नहीं कर पाएगा, ये कंडीशन देखने को मिलता है। इम्पेयर्ड फॉर इम्पेयर्ड स्टेटस, मीन्स कि उनकी स्टेटस सही नहीं रहती है, जो अनकॉन्शियस होते किसी बातों को समझ नहीं पाते। तो इस तरह से नर्सिंग डायग्नोसिस आप लिख सकते हो वहाँ पे, और किसी एक को लिखकर आप नर्सिंग केयर प्लान बना देना है, सब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। अगर आपको नहीं बनाने आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उसका रिस्पॉन्स दूंगी, अच्छा वीडियो आपको दूंगी ताकि आपको बनाने आ जाए। और लास्ट में जो इम्पॉर्टेंट है, नर्सिंग मैनेजमेंट हमें देख लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी एग्ज़ाम में आए तो नर्सिंग मैनेजमेंट आपको लिखना होगा। तो क्या है आप कर सकते हो, क्योंकि अनकॉन्शियस होते हो, वो अपने से एयरवे को क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो आपको उनके सबसे पहले एयरवे
पेटेंट रखने के लिए काम करना होगा, ओपनिंग रखने के लिए काम करना होगा, तभी वो सही से सांस ले पाएगा। तो उनको जो है आप एलिवेटिंग द हेड एंड ऑफ द बेड 30 डिग्री और प्रिवेंट एस्पिरेशन। हमेशा आप हॉस्पिटल में भी गए होंगे तो उनके बेड को 30 डिग्री उठा के रखना होता है ताकि उनको एस्पिरेशन वो सरके ना, क्योंकि आप कुछ भी उनको पानी वानी भी दोगे तो उनके स्टमक में ना जाने के बजाय लंग्स से सब में जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों से आपको बचाना है। सक्शनिंग आपको करना होता है क्योंकि खुद से क्लियर नहीं कर पाते। सक्शनिंग प्रोसीजर क्या है, ऑक्सीजनेशन नीड में बहुत अच्छे से पढ़ाई हो, आप नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिएगा। इसके बाद एंडोट्रैकियल ट्यूब अगर रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप लगा सकते हो। प्रोटेक्टिंग द क्लाइंट, अब जो अनकॉन्शियस है उनको हमेशा इंजरी से बचाना है, जिसके लिए आप साइड रेल्स पैडेड जो होता है वो लगा के हमेशा रखना होता है। रीस्ट्रेन का यूज़ करना होता है। रीस्ट्रेन भी नर्सिंग फाउंडेशन 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। और इंजरी से हमेशा अवॉइड करना है कि वो गिरे ना, ये सबको नर्स को ध्यान रखना पड़ता है। फ्लूइड बैलेंस मैनेजिंग करना, न्यूट्रिशन नीड इंपॉर्टेंट है, नहीं तो उनके अंदर और प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि न्यूट्रिशनल स्टेटस हमेशा आपको देखते रहना है। अगर ज़रूरत है तो IV लाइन आपको देना होगा, इन्फ्यूजन आपको करना होगा। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल के भी फीडिंग करवाना पड़े तो जो कि अनकॉन्शियस में करवानी होती है, ये सारी नर्सिंग मैनेजमेंट आप कर सकते हो। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, मेंटेनिंग स्किन इंटीग्रिटी, जैसे कि हमेशा पोजिशनिंग को चेंज करते रहना है। पैसिव एक्सरसाइज जो कि रेंज ऑफ मोशन में करके भी वीडियो प्रोवाइड की हूँ, वो आप करवा सकते हो। बैक मसाज आपको करना होगा ताकि सर्कुलेशन सही हो। इसके बाद यूरिनरी रिटेंशन से हमें प्रिवेंट करना है। कैथेटर लगा सकते हो आप जिससे रिटेंशन ना हो। प्रोवाइडिंग सेंसरी स्टिमुलेशन, जैसे कि हमेशा आपको आप कोशिश करते रहना है कि पेशेंट कॉन्शियस हो पाए, जिसके कारण टच करके बात कर सकते हो उनको। डेट टाइम से आपको ओरिएंट करवाते रहना है। प्रोवाइड नेक्स्ट इसके बाद होता है फैमिली नीड भी आपको पूरा करवाना होगा, जैसे फैमिली सपोर्ट, फैमिली को एजुकेट करना होगा, क्लाइंट को एजुकेट करना होगा कि कैसे इनके साथ बात करनी है। ये नर्सिंग मैनेजमेंट आप कर सकते हो। लास्ट में हमें कॉम्प्लिकेशन देखना है तो अनकॉन्शियस पेशेंट को क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। हो सकता है बहुत ज़्यादा उनका ब्रेन डैमेज हो जाए अनकॉन्शियस की कंडीशन में ही, अगर उनको जैसे कि ब्रेन का थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है और ठीक ना किया जाए तो ब्रेन डैमेज हो सकता है। कॉमा में वो जा सकते हैं। एस्पिरेशन उनको हो सकता है। ब्लैडर एंड बॉवेल डिसफंक्शन हो सकता है। मोटर सेंसरी अब आ ही नहीं रहा है तो उनको कॉम्प्लिकेशन होता है कि सब दिन के लिए डिसफंक्शन हो जाए। इसके बाद स्किन अल्सर और इन्फेक्शन सबसे हाई प्रोबेबिलिटी होती है अनकॉन्शियस पेशेंट में, बेड रिडन पेशेंट में। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन हो गया। ये इतना ही हमें पढ़ना था, हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मैं वो बता देती हूँ, कैसे आपको तैयार करना होगा। इसमें आ सकता है एराउजल मैकेनिज्म, तो एराउजल मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे होता है, सारा चीज़ मैं आपको बता दी। इसके बाद फैक्टर अफेक्ट सेंसरी फंक्शन के कैसे एक बच्चे में या फिर कल्चर, ये सब सारी चीज़ें अफेक्ट कर सकता है। वो सारी चीज़ों को आपको जैसे मैं क्लाउड में बताई उस तरह से लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन जो आ सकता है कि कैसे आप कम्युनिकेट करोगे एफेजिया वाले 2 मार्क्स में, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये होता क्या है, अनकॉन्शियस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। अगर 10 मार्क्स में है तो जितना बताइए उतना आपको लिखना है, और अगर ये कम मार्क्स में आए तो पैथोफिजियोलॉजी सब में आपको इंक्लूड करना है, और नर्सिंग मैनेजमेंट, ये सारा चीज़ आप लिख सकते हो। और एक ग्लास को कॉमा स्केल जो है आप थोड़ा सा फिगर बना के जब भी अनकॉन्शियस आए तो इसको ज़रूर आप लिखिएगा। ये इंडिविजुअल 2 मार्क्स में आ सकता है, तो भी आप इसे अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। तो बस इतना ही था। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ सपोर्ट, क्योंकि अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगता हो तो ऐसे वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो वीडियो आप नहीं देखे हैं उसे भी जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा डेथ एंड डाइंग को कैसे केयर करना है, क्या टर्मिनोलॉजी सब है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।